अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट के बेटे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है लैंड एंड सी ब्रीज। ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बेटा काफ़ी अहम है। लैंड ब्रीज क्या होता है, सी ब्रीज क्या होता है। पहला सवाल बेटे इसका क्या है, वाई डज अ सी ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग द डे। जो सी ब्रीज है वो क्यों चलती हैं दिन के वक़्त। वाई डज अ लैंड ब्रीज ब्लो इन द नाइट। जो लैंड ब्रीज हैं यानी ज़मीनी हवाएं हैं वो रात के वक़्त क्यों चलती हैं। तो पहला जो पैराग्राफ होगा वो लैंड ब्रीज का होगा, जो दूसरा जो है ना पैराग्राफ होगा वो सी ब्रीज का होगा। पहला सी ब्रीज है और दूसरा लैंड ब्रीज है, ठीक है। कंप्लीट आपने ये पैराग्राफ करने। पहले मैं क्या लिखा है, क्या था जी, लैंड एंड सी ब्रीजेस आर द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन। जो लैंड और सी ब्रीजेस हैं ये किसका रिजल्ट है बेटे, ये कन्वेक्शन का रिजल्ट है, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू कोल्ड प्लेस। ये हमने कल टॉपिक बेटा डिस्कस किया था। कहता हूँ ना, हॉट डे द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इंक्रीजेज मोर क्विकली देन द सी। गर्म दिनों में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ना ज़मीन का वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है बनिस्बतन समंदर के। क्या रीज़न है, इट इज़ बिकॉज इसके बिहाइंड सिर्फ एक ही रीज़न हो सकती है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है ना लैंड की वो बेटा काफ़ी स्मॉलर होती है एज कंपेयर टू वाटर। क्योंकि वाटर की जो स्पेसिफिक हीट है वो गालबन 4200 है, और जो लैंड की है वो बेटा काफ़ी स्मॉल है रेदर देन सी वाटर। उसके बाद कहता है द एयर अबव द लैंड गेट्स हॉट एंड ड्राइज अप। अब जाहिर सी बात है, जब बेटा देखें पहली डायग्राम में जब लैंड हॉट हो रही है तो उसके ऊपर जो हवा मौजूद है वो एक्सपेंड होने के बाद क्या हो जाएगी बेटे, राइज अप हो जाएगी, ऊपर की जानब उठ जाएगी। कोल्ड एयर फ्रॉम द सी बिगिंस टू मूव टूवर्ड्स द लैंड। और वो ठंडी हवा जो समंदर की सतह से ज़मीन की तरफ बेटा आ रही है वो उसकी जगह ले लेगी, एंड इट इज़ कॉल्ड द सी ब्रीज। इसे बेटा हम क्या कह देंगे, ये सी ब्रीज है। नेक्स्ट कहता है एट नाइट, रात के वक्त लैंड कूल्स फास्टर देन सी। जो ज़मीन है ना बेटे बहुत तेज़ी के साथ ठंडी हो जाती है बनिस्बतन समंदर के। क्यों, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है। देयरफॉर द एयर अबव द सी इज वार्मर। जो हवा सतह समंदर से ऊपर होती है वो वार्मर हो जाती है, एक्सपेंड होती है, राइज अप हो जाती है। एंड कूल्ड एयर, और जो ठंडी हवा होती है फ्रॉम द लैंड ज़मीन से मूव्स टूवर्ड्स द सी, डेट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। देखिए वो जो ठंडी हवा जो ज़मीनी सतह से है वो टूवर्ड्स सी जाएगी, एंड डेट इज़ कॉल्ड लैंड ब्रीज। बेटा ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इनको अच्छे से करना है। उसके बाद ग्लाइडिंग क्या होता है, व्हाट काज अ ग्लाइडर टू रिमेन इन एयर। ये जो डायग्राम नंबर 9.11 बेटे आप देख रहे हैं ना, ये ग्लाइडर एक, इसको हम आसान से अल्फाज में कह देंगे ये कैसा स्मॉल एरोप्लेन होता है विदाउट इंजन। इसके अंदर इंजन नहीं होता, बट दे मूव विद द मूवमेंट ऑफ एयर। ये हवा की मदद से जो है ना बेटे ये मूवमेंट करता है। अ ग्लाइडर सच एज shown in figure 9.11 looks like a small aeroplane without engine। ये छोटे जहाज की तरह दिखता है बगैर इंजन के। Glider pilots used upward movement of hot air currents due to convection of heat। These rising current of hot air are called thermals। अच्छा क्या होता है बेटा, कन्वेक्शन की वजह से वो हॉट एयर जो एक्सपेंड होकर राइज अप होती है, ऊपर की जानब उठती है, और वो कन्वेक्शन के प्रोसेस से होती है। कन्वेक्शन का प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मालिक्यूल्स फ्रॉम द हॉट सरफेस। तो उससे क्या होता है कि वो हॉट एयर जो राइज अप ऊपर की जानब उठी हुई होती है, ये थर्मल ग्लाइडर क्या करता है, ये उसी हॉट एयर का इस्तेमाल करते हुए मूवमेंट अपनी जारी रखता है, और इसको हम थर्मल भी कह देते हैं। ग्लाइडर्स जो होते हैं ना बेटा,
ये उस थर्मल एयर्स के ऊपर राइड ओवर करता है। जो अपवर्ड मूवमेंट होती है ना हवा की, थर्मल की, वो मदद करती है कि वो बहुत लंबे अरसे तक जो है ना वो हवा के साथ मूव करता रहे। और नीचे आ जाता है जी, हाउ डू थर्मल्स हेल्प्स बर्ड टू फ्लाई 4 hours विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। आपने देखा होगा कि बहुत सारे परिंदे हवा में उड़ रहे होते हैं लेकिन वो अपने परों को थपथपा नहीं रहे होते। उसके बिहाइंड क्या रीज़न होती है? कहता है ये कैसे मुमकिन है, ये थर्मल कैसे हेल्प करती है कि एक परिंदा घंटों तक जो है ना हवा में आसानी से मूव कर सकता है बगैर अपने परों को हिलाए हुए। इसमें बेटे वो ये कहता है कि जो बर्ड्स होते हैं ना, स्ट्रेच आउट देयर विंग्स, वो अपने परों को फैला देते हैं एंड सर्कल इन दीज थर्मल। और ये जो आपको देख रहे हैं ना, ये जो रेड कलर के साइन दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये रेड कलर के साइन वो हॉट एयर है जो ज़मीन से राइज अप हो रही है, एक्सपैंड होके ऊपर की जानिब उठ रही है। और ये बर्ड्स क्या करते हैं, ये बर्ड्स बेटा इस सर्कल में रोटेट करते रहते हैं। ये सर्कल में इस तरीके से अपने परों को स्ट्रेच करके रोटेट करते हैं कि ये आसानी से जो है ना कई घंटों तक जो है ना वो अपनी मूवमेंट को जारी रख सकते हैं। कहता है द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ एयर हेल्प बर्ड्स टू क्लाइंब अप विद इट। और जो अपवर्ड मूवमेंट, ये जो रेड कलर की अपवर्ड मूवमेंट है एयर की, ये बर्ड्स की हेल्प कर देती है कि वो आसानी से मूव कर सकता है। वो कौन से? ईगल्स हो सकते हैं, वो ऑक्स हो सकते हैं, वो वल्चर्स हो सकते हैं, ये थर्मल क्लाइंबर्स इन्हें बोला जाता है। ठीक है। आफ्टर गेटिंग अ फ्री लिफ्ट बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई 4 hours विदाउट फ्लैपिंग देयर विंग्स। कहता है कि जब वो एक दफ़ा अपने परों को जो है ना फ्लैप कर लेते हैं तो वो क्या होता है कि एक अपनी उड़ान भर लेते हैं, तो वो अपने परों को बगैर फ्लैप किए हुए, बगैर हिलाए, वो घंटों तक आसानी से उड़ सकते हैं। दे ग्लाइड फ्रॉम वन थर्मल टू अनदर एंड thus travel through large distance and hardly need to flap their wings। क्या होता है कि ये एक थर्मल से दूसरे थर्मल तक आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं और फिर उसके बाद जब ये वो थर्मल एयर ख़त्म हो जाती है तो फिर उस वक्त इन्हें बहुत ज़रूरत होती है कि अपने ये जो है ना विंग्स को फ्लैप करें ताकि ये उड़ सकें। रेडिएशन क्या होता है बेटा? आवर सन इज़ द मेजर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। जो सूरज है ना बेटे, वो मेजर सोर्स है हीट एनर्जी का। लेकिन जो हीट एनर्जी है वो ज़मीन तक कैसे पहुंचती है? इट रीचेज अस नादर बाय कंडक्शन नॉर बाय कन्वेक्शन। एमसीक्यूज है बेटा, इंपॉर्टेंट है कि जो सूरज की रोशनी है वो हमारे तक कैसे पहुंचती है, तो उसका वो आंसर बता रहा है। इट रीचेज अस नादर बाय कंडक्शन और नॉर बाय कन्वेक्शन। ये हमारे तक ना तो कंडक्शन के प्रोसेस से पहुंचती है और ना ही कन्वेक्शन के प्रोसेस से पहुंचती है। क्यों? क्योंकि जो स्पेस होती है ना बेटे, जो स्पेस होती है बिटवीन सन एंड द अर्थ, सन एंड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज एम्प्टी, खाली होती है। देयर इज ए थर्ड मोड, यहाँ पे एक तीसरा हिस्सा मौजूद होता है, कॉल्ड रेडिएशन, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? रेडिएशन। रेडिएशन बाय विच हीट ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। रेडिएशन एक ऐसा तरीका कार है जिससे हीट बेटा ट्रेवल होती है एक जगह से दूसरी जगह तक आसानी से। उसके बाद उस एमसीक्यूज का, उस सवाल का हमें जवाब मिल गया। इट इज़ थ्रू रेडिएशन दैट हीट रीचेस अस फ्रॉम द सन। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि जो सन रेज हैं बेटे वो हमारे तक कैसे पहुंचती हैं। सन रेज हमारे तक बाय द प्रोसेस ऑफ रेडिएशन पहुंचती हैं। इज इट क्लियर? और रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन बेटा हकीकत में ट्रांसफर ऑफ हीट होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इज इट क्लियर? अब रेडिएशन के नीचे बेटा डेफिनेशन कहते हैं, रेडिएशन इज द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। एक जगह से बेटे दूसरी जगह तक हीट का ट्रांसफर होना वेव्स की फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ हीट। इसे बेटे हम क्या बोलते हैं? ये हमारा ट्रांसफर ऑफ हीट है। इज इट क्लियर? उसके बाद बेटे इसमें शॉर्ट डेफिनेशन आ सकती है। अगला पैराग्राफ हम इसको मज़ीद पढ़ते हैं, उसमें क्या हमें शॉर्ट क्वेश्चन या एमसीक्यूज मिल सकते हैं, हम उसको देख लेंगे। कहता है हाउ डज दिस हीट रीच अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस। कैसे ये हीट हम तक डायरेक्टली पहुंचती है?
कहता है फायर प्लेस सच इज यूज फॉर रूम हीटिंग। जो फायर प्लेस समझते हैं, पुराने वक्तों में क्या होता था कि कमरे के अंदर बेटा एक फायर प्लेस, एक छोटा सा हिस्सा बनाया जाता था जिसमें आग जलाई जाती थी और वो कमरे को गर्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कहता है कैसे ये पॉसिबल है कि वहाँ से हीट डायरेक्टली हम तक पहुँच पाती है। जैसे कि ये बेटा ये साइड पे पड़ा हुआ है, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये वाला, ये बेटे हकीकत में एक फायर प्लेस है। इसके अंदर आप देख रहे हैं ये जो यहाँ पर ये आग जलाई गई है, ठीक है। और कहता है कि ये फायर प्लेस है, अगर इसमें आग जला दी जाए तो हमारे तक हीट कैसे पहुंचती है। यहाँ पे उसका ये सवाल है। कहता है हीट डज नॉट रीचेज अस बाय कंडक्शन थ्रू एयर फ्रॉम फायर प्लेस। हीट हमारे तक कंडक्शन के प्रोसेस से, हवा की मदद से नहीं आती, क्योंकि जो एयर होती है पुअर कंडक्टर होती है हीट का, और हीट डज नॉट रीच अस, हीट हमारे तक नहीं पहुंच पाती बाय कन्वेक्शन, ना ही कन्वेक्शन की मदद से, बिकॉज एयर गेटिंग हीट फ्रॉम द फायर प्लेस डज नॉट मूव इन ऑल डायरेक्शन, क्योंकि वो हवा, बिकॉज एयर गेटिंग हीट, हवा गर्म हो जाती है फायर प्लेस से और वो आसानी से हर सीमत में मूव नहीं कर पाती। जो हॉट एयर होती है मूव हो जाती अपवर्ड फायर प्लेस से, तो डेट्स हमारे तक नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे जो उसका आंसर होगा कि हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाय डिफरेंट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड रेडिएशन। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, हाउ डज दिस हीट रीचेज अस डायरेक्टली फ्रॉम अ फायर प्लेस। इतने से सवाल का बेटा हमारे पास जो आंसर होगा वो ये होगा कि जो हीट फ्रॉम द फायर प्लेस रीचेज अस डायरेक्टली बाय अ डिफरेंट प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स की फॉर्म में आती हैं, जिसे हम कह देते हैं इज कॉल्ड रेडिएशन। इज इट क्लियर। उसके बाद बेटा यहाँ से क्या है कि रेडिएशन जो है ना अमिट हो जाती है ऑल बॉडीज में, और जो रेट है जिस पे रेडिएशन एमिट होती है बेटा डिपेंड करती है वेरियस फैक्टर्स पर। वो वेरियस फैक्टर्स कौन से हैं, सच एज कलर एंड टेक्सचर ऑफ द सरफेस। कलर क्या है, टेक्सचर क्या है सरफेस का, क्यों कलर जितना, क्यों कलर्स पे भी बेटे डिपेंड करती है। कुछ कलर्स होते हैं शाइनिंग सरफेसेस के, वो ज़्यादा जो है ना हीट को एमिट करते हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सरफेस टेम्परेचर, उस सरफेस का टेम्परेचर कैसा है, ठीक है, और उस सरफेस एरिया कैसा है, ये वो फैक्टर्स हैं जिन पे बेटा ये डिपेंड करता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सवाल, वाई डज अ कप ऑफ हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम। ध्यान देना बेटा इस पे कि एक, ये मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था कि याद है आप लोगों को कि एक चाय का कप है, वो कमरे के अंदर रखा हुआ है और वो कुछ देर के बाद चाय ठंडी हो जाती है, ऐसा क्यों है। और दूसरा सवाल, व्हाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। एक ठंडे पानी का ग्लास कमरे में रखा हो, कुछ वक्त के बाद आप देखेंगे तो वो ठंडा क्यों नहीं रहता, अपने टेम्परेचर को क्यों वो मजीद कम कर देता है। इन दोनों सवालों का आंसर होगा बेटा। कहता है ऑल द ऑब्जेक्ट्स लेइंग इनसाइड अ रूम इंक्लूडिंग द वॉल्स, रूफ, फ्लोर ऑफ द रूम आर रेडिएटिंग हीट। जितने भी ऑब्जेक्ट्स कमरे के अंदर पड़े हुए हैं, हत्ता के बेटा फर्श, दीवारें, छत, हर चीज वो हीट को रेडिएट कर रही होती है। रेडिएशन पढ़ा है ना, ट्रांसफर ऑफ हीट इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। और उसके साथ साथ बेटा ये हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं उसी वक्त। एक तो रेडिएट कर रहे होते हैं और सेम टाइम में ये हीट को एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं, जज़ब भी कर रहे होते हैं। जब टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का हायर होता है उसकी सराउंडिंग्स के लिहाज से, तो रेडिएशन का प्रोसेस वहां पे शुरू हो जाता है। उसका रिजल्ट क्या निकलता है, जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है, टिल तब तक डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बिकम्स इक्वल टू इट्स सराउंडिंग्स, जब वो अपनी सराउंडिंग्स के इक्वल ना आ जाए। एट दिस स्टेज यही वो हालत है कि बॉडी जो है ना बेटा अमाउंट ऑफ हीट को इक्वल कर देती है उस अमाउंट ऑफ हीट के जो वो अब्जॉर्ब कर रही है। इज इट क्लियर।
ये पैराग्राफ आपने कंप्लीट करना है बेटा। अब वो चाय का कप ठंडा क्यों हो जाता है, उसका बेटे आंसर ये होगा कि रूम का टेम्परेचर कुछ और होता है। जब एक फुल गर्म चाय का कप हम कमरे में रखते हैं उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और वो ज़्यादा टेम्परेचर अपने सराउंडिंग्स में देखता है कि टेम्परेचर बहुत कम है, तो वो क्या करेगा, अपने टेम्परेचर को मेंटेन करेगा अपनी सराउंडिंग्स के साथ, और वो अपनी इंटरनल हीट को अपने एटमॉस्फेयर में रिलीज करना शुरू कर देगा। क्योंकि आपने पढ़ा है कि जो हीट है वो हमेशा ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम हॉट पार्ट टू कोल्ड पार्ट, और तब तक ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। इज इट क्लियर? ये आपके पहले सवाल का आंसर है। दूसरे सवाल का कि वाई डज अ ग्लास ऑफ चिल्ड वाटर बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम, कहता है जब टेम्परेचर किसी भी ऑब्जेक्ट का कम होता है अपनी सराउंडिंग के लिहाज से, तो रेडिएटिंग वहाँ पे हीट की बहुत कम हो रही होती है बनिस्बतन एब्जॉर्बिंग के। तो उसका नतीजा क्या निकलता है, जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और तब तक इंक्रीज़ होता रहता है जब तक वो उसकी सराउंडिंग के इक्वल ना आ जाए। और वो रेट जिसमें वेरियस सर्फेसिस एमिट करती हैं हीट को, वो डिपेंड करती है कि नेचर क्या है सर्फेस की, और वेरियस सर्फेसिस जो होती हैं ना वो कंपेयर की जाती हैं लिसाइल क्यूब से। और इसका आंसर बेटा यहाँ तक हो जाएगा। इसका आंसर भी बेटा वही, क्या आंसर इसका है कि जब एक चिल्ड वाटर ग्लास रखा जाता है तो उसके सराउंडिंग में टेम्परेचर ज़्यादा होता है और चिल्ड वाटर ग्लास का टेम्परेचर कम होता है। तो सराउंडिंग्स वाले जो हाई टेम्परेचर वाले पार्टिकल्स होते हैं वो चिल्ड वाटर पार्टिकल्स की तरफ मूव करते हैं, तब तक मूव करते रहते हैं जब तक उसका टेम्परेचर भी उसके सराउंडिंग के लिहाज से सेम ना हो जाए। और यही प्रोसेस है, यही तरीका है कि जो ग्लास है इसके बिहाइंड यही रीज़न है कि जो ग्लास है चिल्ड वाटर का बेटा वो हॉट हो जाता है आफ्टर सम टाइम। एमिशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बेटा ये लॉन्ग क्वेश्चन है और टेबल भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, ये इंशाल्लाह हम इसको कल देखेंगे। उसके साथ जो आप लोगों ने टेस्ट परफॉर्म करना है बेटे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। पहला सवाल आपका होगा नेम फॉर बेसिक क्वांटिटीज़। बेसिक क्वांटिटीज़ क्या होती हैं उनके नेम बताने। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन ड्राइव्ड एंड बेस क्वांटिटीज़, ड्राइव्ड और बेस क्वांटिटीज़ क्या होती हैं आपने उनके बारे में भी बताना है। ये यूनिट नंबर 1 में से बेटा शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट इज़ मीन्ड बाय वर्नियर कांस्टेंट, बेटा वर्नियर कांस्टेंट क्या होता है आपने उसके बारे में भी बताना है। वाई अ स्क्रू गेज मेजर मोर एक्यूरेटली देन अ वर्नियर कैलिपर, जो हमारे पास स्क्रू गेज है वो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजरमेंट क्यों करता है बनिस्बतन वर्नियर कैलिपर्स के, ये भी बेटे हमने इसमें बताना है। उसके बाद अगला सवाल है बेटे राइट द नेम्स ऑफ 4 ड्राइव्ड यूनिट। आपने फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी बेटे, बेस क्वांटिटीज़ पढ़ी, बेस यूनिट पढ़े, ड्राइव्ड यूनिट्स पढ़े। तो जो टेबल आपने ड्राइव्ड यूनिट्स का पढ़ा था ना उसमें से आपने कोई भी 4 जो है ना ड्राइव्ड यूनिट्स बताने, और यूनिट्स के सिंबल भी बताने हैं, और उनके जो है ना सिंबल के साथ जिस तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी मेथड बताना है। अगला सवाल क्या बेटे, व्हाट आर बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या होता है, गिव एन एग्जांपल। बेस यूनिट को आपने डिफाइन करना है और साथ में कोई एग्जांपल बतानी है आपने। डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स का बेटा लीस्ट काउंट क्या होता है आपने ये भी बताना है, उसका फॉर्मूला, उसकी वैल्यूज कंप्लीट आपने ये लिखना है। We get the why the use of zero error necessary in a measuring instrument। measuring instrument में zero error क्यों ज़रूरी होता है आपने ये भी बताना है। डिफरेंशिएट बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव्ड यूनिट, आपने डिफरेंशिएट करना है बेस यूनिट क्या होते हैं और ड्राइव्ड यूनिट क्या होते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट्स, बेटा सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ मेजरमेंट्स क्या होता है आपने इसको भी एक्सप्लेन करना है।
होप सो ये सारी चीज़ें आपको बेटे अच्छे से क्लियर होंगी। और तकरीबन आज हमने जितना पढ़ा ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से काफ़ी अहम है, आपने इसको अच्छे से तैयार करना है बेटा।